आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, 7 अगस्त है आज, सोमवार का दिन लेकर आ गया हूं दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। राज्यसभा में आज रश्मि रथी गूंजी। सरकार और विपक्ष में दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर तलवारें चली। इस दौरान सदन का क्या था माहौल, किसने लास्ट मिनट में पाला बदला, कौन एकजुट रहा, दिन भर की शुरुआत इसी खबर से करेंगे। फिर बात राजस्थान की होगी, जिसके नक्शे में आज से जुड़ गए हैं 19 नए जिले। इसने किस तरह राज्य का राजनीतिक इक्वेशन बदला है, ये समझेंगे। फिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की बात, जहां जल्द ही बहुविवाह बैन हो सकता है। इसके पीछे की सियासत और समस्याएं दोनों जाननी है। और अंत में बात राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी की। सोशल मीडिया पर क्या राहुल के पक्ष में माहौल बनने लगा है, आंकड़ों की नजर से समझेंगे। आखिर में आज की भौचक खबर, आगरा में एक नेताजी मरने के आधे घंटे बाद जिंदा हो गए। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया नितिन। राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज विधेयक पर बहस जारी, बिल का पास होना लगभग तय। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद आज पार्लियामेंट पहुंचे राहुल, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने की प्रार्थना। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कल दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा। बीजेपी की तरफ से पहले स्पीकर होंगे निशिकांत दुबे, राहुल गांधी का भी होगा भाषण। राहुल की सदस्यता बहाली के बाद कांग्रेस ने की उनके पुराने बंगले को लौटाने की मांग। लोकसभा आवास समिति ने कहा, पहले करें अप्लाई। न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक के कथित चीन कनेक्शन पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा भारत विरोधी एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञानवापी में 5वें दिन का सर्वे हुआ पूरा, परिसर से बाहर निकली एएसआई टीम। इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की 2 साल की सजा पर रोक, आगरा जिला जज अदालत का फैसला। गुजरात विधानसभा का मॉनसून सत्र 13 सितंबर से होगा शुरू, पहली बार डिजिटल असेंबली पर रहेगा जोर। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, घर पर यूपी पुलिस ने लगाया नोटिस। और पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने इमरान खान को पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटाया, तोशाखाना मामले में हुई है 3 साल की सजा। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में सबकी टकटकी आज ही के दिन पर लगी थी, और वो भी राज्यसभा पर। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश किया, बहस चली, और फिर मौका मिलते ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सरकार पर बरस पड़े। ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। इस बिल को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने जमीन आसमान एक कर दिया था। सभी पार्टियों से समर्थन मांगा था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बावजूद इसके अब लगभग तय है कि दिल्ली सर्विसेज बिल राज्यसभा से भी पास हो ही जाएगा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सदन में कहा कि बिल का मकसद डर पैदा करना है। जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट करने की घोषणा कर चुके हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि सबका नंबर आ सकता है। लेकिन बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले कि संविधान की दुहाई वो तो ना दें जिन्होंने विधानसभा में इसे ताक पर रख दिया था। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं उनके लिए, ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। यह संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता। फिलहाल जब दिन भर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब राज्यसभा में जारी बहस थम गई है और रात 8 बजे फिर से शुरू होगी। तो दिन भर के अपडेट्स लेने के लिए हम पहुंचे आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह के पास। वो लगातार राज्यसभा पर नजर रखे हुए थी। मौसमी, दिन भर राज्यसभा की तस्वीर क्या दिखी आपको? कौन सी पार्टियां बिल के पक्ष में मन बनाते हुए दिख रही हैं और कौन सी विपक्ष में हैं? दिल्ली सर्विस बिल पे 6 घंटे की चर्चा चल रही है, और जिस तरह से आप देखिए कि 2 धड़ों में सदन बटा हुआ नजर आ रहा है, तो अगर संख्या बल देखें तो आप एनडीए के साथ बीजेडी और वाईएसआर के जुड़ने से उनकी संख्या जो है वो लगभग 129
तक पहुंच गई है। और यहाँ पे इंडिया पार्टीज हैं जो कि 99 पे थी, तो उनकी संख्या अभी ऐसे कैलकुलेट करें तो बीआरएस के समर्थन से कुछ 105 106 तक पहुंचते हैं। तो कुल मिला के जो संख्या बल है वो एनडीए के फेवर में है। और हमने देखा कि किस तरह से तमाम कानूनी विशेषज्ञ, जिनको लीगल ल्यूमिनरीज आप कहते हैं, वो जो सांसद हैं अलग अलग पार्टीज के, उन्होंने अपनी बात रखी। खासतौर से आप देखें कि जो एक्स सीजीआई हैं रंजन गोगोई, उन्होंने, वो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के, उन्होंने बखान किया कि कैसे ये बिल जो है वो नैतिक है, संवैधानिक है और दायरों के तहत है और अधिकार क्षेत्र के तहत है। पी चिदम्बरम ने बोला कि इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे, सिंघवी ने बताया तो मैं पॉलिटिकल वैलिडिटी भी नहीं है, कोई मेरिट ही नहीं है इन सब हरकतों में। वहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी ने भी तमाम बातें कही जो उन्होंने कानून के तहत बताई। महेश जेठमलानी बोले, तो तमाम वकील भी, ज्यादा वकील सांसद जो है उन्होंने अपनी बात कही। और सियासी रूप से वार हमने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी ने किया, राघव चड्ढा ने जवाब दिया, आम आदमी पार्टी के सांसद है। तो इस तरह से लगातार जिरह कह लीजिए या बहस कह लीजिए, वो लगातार 6 घंटे तक चलेगी। उसके बाद अमित शाह जो है इसके पासिंग के लिए प्रपोज करेंगे और देखना होगा कि आखिर क्या होता है। पर अभी जो संख्या बल है वो एनडीए के साथ। जी मौसमी, क्या इंडिया अलायंस इस बिल पर एकजुट दिख रहा है या लास्ट मोमेंट में किसी तरह के बदलाव या फ्रिक्शन की भी स्थिति है? नहीं, इंडिया पार्टीज ने समर्थन किया है आम आदमी पार्टी का, और आईयूएमएल से लेके तमाम दल ऐसे हैं जो जिन्होंने समर्थन किया है। तो अपने आप में यहाँ पे जो एक सैद्धांतिक रूप से इस बिल के विरोध में उतरना था, वो इंडिया पार्टी का हर एक मेंबर है उतरा और उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं। तो एक तरीके से ये एक मुद्दा था कि दिल्ली सर्विस बिल पे कांग्रेस की क्या राय होगी, कांग्रेस क्या पक्ष अपना साफ करेगी। तभी उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जुड़ी थी इंडिया पार्टी से। तो यहाँ पे उस पे मुहर भी लग गई है और लगातार देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी दलील को शुरू किया। तो ये एक तरीके से बड़ा संदेश है कि भले ही जो राज्य के मुद्दे हों उनमें आपसी सहमति ना हो, पर एक राष्ट्रीय पटल पर जब इंडिया अलायंस का के जो मेंबर्स हैं सहमति या हामी भरेंगे कोई इशू पर, तो सार्वजनिक तौर पर और बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट नजर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज देश के ज्यादातर प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने को अगर आपने देखा हो तो उस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी और सूबे का मानचित्र भी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इस एडवर्टीजमेंट में रंगीले राजस्थान को 50 रंगों से उकेरने की कोशिश थी, क्योंकि आज से ऑफिशियली 33 जिलों वाला राजस्थान 50 जिलों में बंट गया है। मंत्रोच्चार के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम पहुंचे। स्वास्थ्य कारणों से व्हील चेयर पर बैठे बैठे हवन और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। अहम बात यह है कि नए जिलों के शुभारंभ के बाद राज्य के नक्शे पर लकीरें थोड़ी बदल गई हैं। वैसे 19 नए जिलों का शुभारंभ हुआ है, लेकिन क्योंकि जयपुर को जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में बांटा गया है, जबकि जोधपुर को जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम में बांटा गया है, तो जिलों की कुल संख्या 52 न होकर 50 है। 3 नए संभाग भी बने हैं, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, तो कुल 10 डिवीजन हो गए हैं। राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले पत्रकारों का मानना है कि नए जिलों को बनाकर राजस्थान कांग्रेस की सरकार ने 113 विधानसभाओं के वोटर्स को सीधे तौर पर रिझाने की कोशिश की है। सवाल है कि नए जिलों की जो बाउंड्री खींची गई है वो राजनीतिक हिसाब किताब राज्य का किस तरह बदल देगी, और ये कहना कितना दुरुस्त है कि बीजेपी के जो गढ़ हैं वहां इससे समीकरण बदलेगा। हमने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन के राजस्थान कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी से। देखिए, एक चीज तो ये है कि जो नए जिले बनते हैं उसको एक अपन ये मान सकते हैं कि वो उस जगह के विकास का एक पैमाना होता है। छोटा, अगर जितना जिला छोटा होगा उतना ही विकास ज्यादा होगा, ये एक आमतौर पे एक ये धारणा होती है। राजनीतिक आधार पर जिले गठन की जहां तक बात आ रही है, आपने जो सवाल पूछा, क्योंकि इसमें ये लगता है
कि इन जिलों का गठन राजनीतिक आधार पे भी हुआ है। जैसे दूदू जिला, वहां से बाबूलाल नागर चुनाव जीत के आते हैं और बाबूलाल नागर पहले कांग्रेस के एमएलए थे और जब एक वो केस में फंसे तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव जीत कर पहुंचे, लेकिन वो अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं। इसी तरह सांचौर जिला बना, वहां अगर मान लीजिए कि अगर अपन भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो सांचौर में हमेशा कांग्रेस मजबूत रही है। आप देखिए कि पिछले 3 चुनाव लगातार सुखराम बिश्नोई जो राज्य के मंत्री भी हैं वो जीतते आ रहे हैं, वो अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। इसी तरह आप किसी भी जिले की बात कर लीजिए, फलोदी जिला है, फलोदी जिले में हाँ ये सच है कि वहाँ लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है। बालोतरा जिला है, वहां एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार भाजपा जीतती है। तो इस तरह के जो राजनीतिक जो सिचुएशन है, इन जिलों की राजनीतिक हालात है, वो मिक्स सा है। ऐसा नहीं है कि वहां कांग्रेस का गढ़ था या बीजेपी का गढ़ था, लेकिन ये जो जिले बने हैं, इनसे एक बात पूरी तरह ये सच है कि जिले बनने का सरकार जो चुनाव से पहले जो जिले बनाए गए हैं, उसका सरकार का मकसद एक ये हो सकता है कि राजनीतिक इसका लाभ कैसे लिया जाए, ये जरूर हो सकता है। आनंद, राजस्थान अब 50 जिलों के साथ देश का तीसरा सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य है। मैं कुछ रिपोर्ट देख रहा था, इसमें कहा जा रहा था कि 8 से 10 और शहरों को जिला बनाने लायक माना जा रहा है। आप ऐसी कोई बात देखते हैं क्या, और कितना फिजिबल होगा ये? देखिए कि जो ये नए जिले बनाए गए हैं 19 जिले, और अब जो जिलों की संख्या 50 हो गई है, इसमें कुछ जिले ऐसे थे जो बहुत छोटे हैं, मतलब आबादी के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। तो इसमें ये संभावना अब बनती है कि नए जिले और बनाए जा सकते हैं, और इस संभावना को इसलिए बल मिल रहा है कि जो जिलों के लिए राजस्थान में राम लुभाया कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। यानी सरकार ने अभी अपने सारे ये ऑप्शन खुले रखे हैं कि हम और जिले बना सकते हैं और संभाग बना सकते हैं। तो इसमें संभाग की भी जहां तक बात आ रही है कि एक अलवर जो एक बहुत बड़ा इलाका है, मेवात और अलवर का पूरा एक इलाका है, वहां से एक नए संभाग की मांग उठ रही है। तो इस लिहाज से इस संभावना में अभी दम लग रहा है कि राजस्थान में 7 या 8 नए जिले और बनाए जा सकते हैं। हालांकि जो कमेटी को जो प्रस्ताव मिले हैं वो टोटल 30 जिलों के मिले हुए हैं, लेकिन उनमें से 7 या 8 जिले अभी और गठित किए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। अच्छा, एक और बात है, राज्यों की संख्या बढ़नी चाहिए या नहीं, इसके समर्थन में भी तर्क हैं और अगेंस्ट में भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, वो ये कि 60 साल में देश में जिलों की संख्या दोगुनी हुई है। 1961 में 339 जिले थे, 2022 अगस्त में 766 हो गए हैं। अब बात भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की। कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के पास एक रिपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट थी एक्सपर्ट कमेटी की, जिसमें असम राज्य के अंदर पॉलीगैमी यानी बहुविवाह को बैन करने की बात की गई थी। इस एक्सपर्ट कमेटी को लीड कर रही थी रिटायर्ड जज रूमी कुमार फुकन, और इसके सदस्यों में शामिल थे असम के एडवोकेट जनरल देवाजित साइकिया, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली और गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर वकील नेकीबुर जमन। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा एक लंबे वक्त से राज्य में बहुविवाह को बैन करने के लिए एक कानून लाना चाहते थे। अब जब इस कमेटी ने उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, तो माना जा रहा है कि साल के अंत तक बिल के रूप में ये आ जाएगा। सवाल है कि असम में बहुविवाह को बैन करने की जरूरत है भी या नहीं, कौन से लोग इससे प्रभावित होंगे। हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अनुपम मिश्र से। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा काफी सालों से ही यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने के पक्ष में है, और उनका कहना है कि बहुविवाह जो है, पॉलीगैमी है, वो बैन कर। फलस्वरूप हमने देखा कि कुछ महीने पहले एक कमेटी बनाई गई, विशेषज्ञ कमेटी 4 लोगों की। उन्होंने रिपोर्ट सौंपी कि राज्य सरकार विधेयक ला सकती है या नहीं। तो इस पर राज्य सरकार ने कह दिया कि ला सकती है। विशेषज्ञ कमेटी ने राज्य सरकार को बता दिया कि वो विधेयक ला सकती है, और इसी के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम इसको इसी वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में कानून बनाने जा रहे हैं। हालांकि इसमें एक जो बात कही गई है वो ये कि कोई भी बिल होता है, विधेयक होता है, उसको चूंकि राज्य का जो होता है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन इसको लागू किया जा सकता है, ये विशेषज्ञ कमेटी ने राज्य सरकार को बता दिया है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि इससे कौन लोग प्रभावित होंगे। खास तौर पर इससे तो मुस्लिम्स प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं, बहुविवाह जो है वो जो इस्लाम है वो परमिट करता है, और उसके फलस्वरूप भारतवर्ष में कई जगहों पर जो इस्लाम कम्युनिटी है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, वो बहुविवाह करते हैं।
हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो मुस्लिम बहुल देश भी हैं, उन्होंने इसको बैन किया हुआ है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा फर्क किसी समुदाय को पड़ेगा तो वो मुस्लिम समुदाय है। अच्छा अनुपम, ये बात तो असम की हुई, लेकिन इस कानून की जरूरत का हवाला आपको नहीं लगता फिर उत्तर भारत में भी दिया जाने लगेगा? जी देखिए, अगर हम पॉलीगैमी को देखें तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां पर पॉलीगैमी को प्रतिबंधित किया गया है। इस्लाम के तौर पे भी देखा जाए, शरिया के तौर पे भी देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इस पर तवज्जो लेकिन नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है, इस्लाम में भी इसे मैंडेटरी नहीं बताया गया है। ये उस वक्त उस समाज की जरूरत थी जब युद्ध हो रहे थे और बहुत सारे पुरुष खत्म हो चुके थे, महिलाओं की संख्या बढ़ गई थी। उस वक्त में इसे चूंकि महिलाओं को एक सामाजिक दर्जा मिले, अगर बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं हो जाएंगी, पुरुष बहुत कम हो जाएंगे तो वो समाज फिर बिखर जाएगा। तो उसको संगठित करने के लिए एक तरह से इसको लागू किया गया था, लेकिन इसे मैंडेटरी नहीं कहा गया था। तो ये अगर दूसरे राज्यों में भी इस तरह की बात उठती है तो ये मुझे लगता है कि वहां पर भी जो सरकारें हैं वो इस तरह के कमेटी बनाएंगी, जो मुस्लिम समाज है खासतौर पर, जिनके यहाँ अभी भी ये प्रथा का प्रचलन है, उनसे बात करेगी। फिर इस बारे में अगर कुछ करना हो तो किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम। लोकसभा में आज के दृश्य कांग्रेस पार्टी के लिए मनमोहक थे। पूरे 133 दिनों के बाद राहुल गांधी संसद की चौखट पर थे। न सिर्फ कांग्रेस के 50 सांसद बल्कि इस मौके पर नए नवेले इंडिया अलायंस के सांसदों की गर्मजोशी और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी लोकसभा में दाखिल हुए। मानहानि केस में फौरी राहत के बाद जब राहुल संसद पहुंचे हैं तो बहुत कुछ बदल चुका है। कल से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और चर्चाएं यही हैं कि राहुल इसे लीड करेंगे। नेतृत्व की बात से ध्यान आया कि एक रिपोर्ट भी है जो आज एक अंग्रेजी अखबार में छपी है। रिपोर्ट कहती है कि राहुल गांधी का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा है। 2017 में राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर डाली गई पहली वीडियो जो 6 मिनट की थी, उस पर 24,000 व्यूज आए थे, लेकिन बीते कुछ समय में उनके कंटेंट पर औसत 3,43,000 व्यूज आते हैं, जबकि पीएम मोदी की वीडियो पर यही संख्या 56,000 है। इस रिपोर्ट के दावों की असल हकीकत समझने के लिए आज तक रेडियो की टीम ने भी राहुल गांधी और पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल्स को खंगाला है। उसका लब्बो लुबाब क्या रहा, ये बता रहे हैं आज तक रेडियो के हमारे साथी कुमार केशव, जो आज तक रेडियो में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। देखिए नितिन, हमने यूट्यूब ओपन किया और दोनों नेताओं के यूट्यूब चैनल, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर गए और थोड़ा बहुत खंगाला है। तो जो हमें दिखा वो मैं बता देता हूँ अपने लिसनर्स को। तो राहुल गांधी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे जो लेटेस्ट वीडियो डाला गया है वो है आज़ादपुर मंडी का। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में वो गए थे और जब मैं इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक 5 लाख से ज़्यादा व्यूज उस वीडियो पर आ गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो दिख रहा है जिसका थंबनेल है इन बुराइयों को भारत छोड़ना ही होगा, इस पर अभी तक 3,000 व्यूज आ चुके हैं। जाहिर है दोनों वीडियोस आज डाले गए हैं, दोनों के ही व्यूज बढ़ेंगे। जहाँ तक पुराने वीडियोज की बात है तो राहुल गांधी के चैनल से ज़्यादा वीडियोस डाले नहीं जाते हैं। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो 10-11 वीडियो 1 महीने में डाले गए हैं और ओवरऑल जो व्यूअरशिप आया है इन 10 वीडियोज़ को मिलाकर वो करीब 10 मिलियन के करीब है। कुछ एक वीडियोज़ पे 2.3 मिलियन और 3 मिलियन तक के व्यूज उनके वीडियोज़ पर देखने को मिले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर इतनी व्यूअरशिप नहीं देखने को मिली है। हालांकि एक बात गौर करने लायक ये भी है कि प्रधानमंत्री के चैनल से पिछले 7 दिनों में कम से कम 48 वीडियोज़ डाले गए हैं। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 6 से 7 वीडियोज़ रोज़ जा रहे हैं उनके चैनल से, लेकिन उनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ 1,000, 6,000, 7,000, कुछ तो 100 में भी व्यूज जाते हैं। और कुछ वीडियो जो हैं उनकी भाषण के जो चंक होते हैं ना, छोटे छोटे हिस्से, उस तरीके के हैं। और प्रधानमंत्री के वीडियोज़ पे जिन पे ज़्यादा व्यूअरशिप आती है वो उनके लंबे भाषणों का, चाहे वो रैलियों का हो या किसी प्रोग्राम का हो, जो 30-35 मिनट के उनका पूरा भाषण होता है उस पर अच्छे खासे व्यूज आए हैं। तो वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 6 दिनों में सबसे ज़्यादा व्यू जो मुझे दिख रहा है प्रधानमंत्री के चैनल पे वो है पुणे के एक रोड शो का, जिसके थंब पे लिखा है मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा पुणे। अच्छा केशव, क्या इसका मतलब ये समझ लें कि राहुल का जन समर्थन भी बढ़ रहा है या सोशल मीडिया को इससे अलग रखना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है? अब ये कहना मुश्किल है। ये जो कमेंट्स हैं वो समर्थकों के भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जाहिर है राहुल गांधी के वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है तो कमेंट्स भी उन पर ज़्यादा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के वीडियोज़ उतने ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप नहीं है तो उस पर कमेंट भी उस मुकाबले में नहीं है।
तो देखिए कमेंट में क्या होता है ना, रिएक्शंस जो आते हैं वीडियोस के नीचे, उससे कई बार इंगेजमेंट जो है वो बढ़ता है, और ज़रूरी नहीं हो कि वो कमेंट करने वाला बंदा जो है, जो यूजर है, वो समर्थक ही हो। विरोधी भी कमेंट्स करते हैं, कई बार तो टारगेटेड कमेंट्स भी आते हैं। आप जानते हैं कि आईटी सेल कैसे काम करता है। हालांकि एक बात तो है कि सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो बज़ हुआ था, उसके बाद से राहुल गांधी का प्रेजेंस बढ़ा है। लेकिन सब्सक्राइबर्स की बात करें यूट्यूब चैनल पे, तो इस मामले में नरेंद्र मोदी का जो अकाउंट है, जो चैनल है, वो मीलों आगे है। अभी आज के डेट में उनके 16.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 1,63,00,000 सब्सक्राइबर्स उनके हैं। और आज के डेट में और 20,000 के करीब वीडियोस उस चैनल से अब तक जा चुके हैं। राहुल गांधी की बात करें तो उनके चैनल पे 2.64 मिलियन यानी कि 26 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और उनके चैनल से अब तक 1,500 वीडियोज करीब जा चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका। और अब भौचक की बारी, आ गए हैं जमशेद। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। मुकेश की आवाज में 1970 में आई पुष्पांजलि फिल्म के इस गाने में बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि दुनिया से जाने वाले कहाँ चले जाते हैं कि फिर कभी लौट कर ही नहीं आते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बात के भी बहुत सारे अपवाद हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो एक बार मृत घोषित कर दिए गए और कुछ देर बाद फिर से उनकी सांस चलने लगी, वो जिंदा हो गए। वापस जिंदा होने के बाद ऐसे लोग अपने मौत के अनुभव बताते हैं कि जितनी देर वो मृत रहे वो कहाँ थे, किस जगह पर थे, उन्होंने क्या क्या देखा, किसको देखा, वगैरह वगैरह। लेकिन हालिया किस्सा आगरा का है, सुनकर आप भी भौचक्के हो जाएंगे। मामला यूं है कि बीजेपी के सीनियर नेता महेश बघेल, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष भी थे, कई दिनों से बीमार थे। उनका पहले राजामंडी में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था, पर हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 2 दिन पहले परिजनों ने दिल्ली गेट के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करा दिया। असल में उन्हें पैर में इन्फेक्शन हो गया था जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन अस्पताल से छुट्टी होने के 2 दिन पहले ही महेश जी को दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में पुष्पांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई। महेश बघेल को वेंटिलेटर सुपरविजन में रखा गया, तबीयत फिर भी नहीं सुधरी और आखिरकार उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रोना पीटना हुआ, मातम का माहौल था, हर तरफ खबर भी कर दी गई। उनकी पत्नी कमला जी ने बताया कि इसके बाद उन्हें घर लेकर आ गए थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ये एक्सपायर हो गए हैं। घर आए तो मातम पसरा हुआ था। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर घर परिवार के लोग रोते बिलखते यहां वहां मौजूद थे, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक बघेल साहब के शरीर में हरकत हुई। लोग चौंके, किसी ने दिखाया कि देखो बॉडी हिल रही है। जितने भी लोग रो रहे थे सब चौंक गए, शरीर में वाकई हरकत थी। बस साहब फिर क्या था, घर वालों ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए बिना देरी किए फौरन बघेल साहब को लेकर वापस अस्पताल की तरफ दौड़ लगा दी, जहां उन्हीं डॉक्टरों ने जिन्होंने उन्हें मृत घोषित किया था, उन्होंने फिर से इलाज शुरू किया। और चमत्कार देखिए कि कुछ ही देर में बीजेपी के नेता होश में आ गए। इसके बाद हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। उनका बीपी सही है, हार्ट बीट भी चल रही है और माइंड भी ठीक काम कर रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी बघेल साहब और रिकवर होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत शुक्रिया जमशेद। और आज है सोमवार, तो आएगा नामी गिरामी। आज कहानी मशहूर शायर असदुल्ला खां गालिब की। सुनिएगा इस शो को और बताइएगा कैसा लगा। तारीफ हो, आलोचना हो, प्लीज बताइएगा जरूर radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्स कर रहे हैं कपिल देव सिंह। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।